नमस्कार साथियों, मैं कुमार कृष्ण आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जीके कुमार कृष्ण पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों हमारी जो बातें चल रही थी वो राजस्थान की शिक्षक भर्ती रीट लेवल फर्स्ट को लेकर के जो सिलेबस चल रहा था वो पर्यावरण पार्ट का एक टॉपिक हमारे चल रहे हैं, जिसमें से हम बात कर रहे थे परिवार के बारे में। पर्यावरण पार्ट का पहला टॉपिक है परिवार, जिसके संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे। साथियों परिवार के बारे में हम कितना पढ़ चुके ये आप भाग नंबर 1 में है, आपने देखा होगा और आप जानते होंगे कि परिवार के बारे में हमने उस समय पढ़ा था कि परिवार क्या होता है, परिवार का अर्थ क्या होता है, परिवार की परिभाषा क्या होती है और परिवार की विशेषताएं क्या होती हैं। और साथियों ऐसी तथाकथित जानकारियां हैं उस भाग नंबर 1 में हमने जानकारी है जो ली थी और अच्छी तरीके से मैंने उस क्लास को डिफाइन किया था और आप समझ गए होंगे और मुझे पूरी आशा है कि आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि परिवार के बारे में मैंने जो जो बताई बातें वो आप है जो उसका नोट्स भी तैयार कर लिए होंगे आपने और आप उस चीज़ों को समझ गए होंगे। लेकिन साथियों आज जो आगे का सेशन शुरू करने वाले हैं और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे साथियों की परिवार का विशेषताएं तो हम पढ़ चुके थे, लेकिन परिवार का जो विभाजन है वो पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के लिए, वो आज अपन है जो पढ़ने वाले हैं। तो साथियों बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखते रहिए। और साथियों आप सबका वेलकम है। अब शुरू करते हैं अपना है टॉपिक परिवार। तो साथियों आज का जो हमारा टॉपिक है वो था परिवार। परिवार टॉपिक तो चल रहा था, उसमें साथियों हम अर्थ पढ़ चुके हैं, परिवार क्या होता है, परिवार की परिभाषा क्या होती है वो पढ़ चुके हैं और साथियों परिवार की विशेषताएं भी हमने हद तक जान ली थी। थोड़ी सी मैं परिवार की विशेषताओं के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। विशेषताओं की परिवार की विशेषताएं क्या होती हैं, थोड़ी सी विशेषताएं बता देता हूँ आपको ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। अच्छी तरीके से विशेषता बताने का कोशिश कर रहा हूँ। देखो परिवार की पहली विशेषता हमने पढ़ी थी, परिवार की पहली विशेषता थी कि स्थायी व निश्चित यौन संबंध या आप बोल सकते हो विवाह संबंध। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था सीमित आकार। और साथियों तीसरी बात हमने पढ़ी थी अपने स्थायी निवास। और चौथी बात हमने पढ़ी थी आर्थिक सहायता या इसको आप बोल सकते हो आर्थिक बंधन बोल सकते हो आप। और भावनात्मक संबंध होते हैं वो परिवार के अंतर्गत ही आते हैं। ये परिवार की विशेषता है साथियों। और 6 नंबर पे आते हैं औपचारिक संबंध। औपचारिक संबंध भी परिवार के अंतर्गत आते हैं। और 7 नंबर बात आती है सामाजिक नियम। और 8 नंबर की बात आती है वो आती है वैयक्तिक संबंध। इसको ऐसे लिखो आप, वैयक्तिक संबंध। और फिर दीर्घकालिक समूह है। और 10 नंबर पे आता है, हमने पढ़ा था सदस्यों का उत्तरदायित्व। ये भी परिवार की विशेषता है, उत्तरदायित्व। और साथियों 11 नंबर हमने पढ़ा था सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता वो भी परिवार के अंदर है
पाई जाती है, ये भी परिवार की एक विशेषता है। ये साथियों लगभग हमने प्रमुख 11 विशेषताएं हैं जो परिवार की हमने पढ़ी थी। अब मैं बात करता हूँ उनकी थोड़ी सी व्याख्या कर देता हूँ आपके सामने कि ये जो क्या होता है कि स्थायी व निश्चित यौन संबंध यानी विवाह संबंध वाला, ये इसकी व्याख्या करता हूँ कि स्थायी व निश्चित यौन संबंध यानी परिवार है जो हमें स्थायी व निश्चित यौन संबंध रखने की स्वीकृति प्रदान करता है। विवाह बंधन में जब बन जाते हैं, एक पति और पत्नी जब एक विवाह बंधन में बन जाते हैं, विवाह बंधन में बंध जाने के बाद परिवार हमें स्थित स्थायी और निश्चित यौन संबंध है जो रखने की जो वैधता प्रदान करता है। तो इस प्रकार ये उसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता है सीमित आकार। सीमित आकार, सीमित मतलब आकार का मतलब यहाँ ये है कि परिवार का एक निश्चित आकार होना चाहिए, सीमित आकार होना चाहिए। परिवार में सदस्यों की संख्या ऐसे नहीं हो कि भाई 100 सदस्य हो गए, इसको परिवार नहीं कह सकते। परिवार में सदस्यों की संख्या निश्चित होती है, 4 या 6 या 8, 25 जो भी आप समझते हो उस प्रकार हो सकती है। ऐसा नहीं है कि भाई पूरा गांव है तो उसको हम परिवार कह सकते हैं। देखो पूरा गांव है जो परिवार नहीं होता है, सीमित संख्या होती है उसमें सदस्यों की। दूसरी होती है स्थायी निवास, यानी सभी जितने भी परिवार के सभी सदस्य होते हैं उनका स्थायी निवास होता है, वो एक छत के नीचे रहते हैं जिसका आपस में एक रक्त संबंधी सूत्र में बंधे रहते हैं। और चौथी आती है आर्थिक सहायता या आर्थिक बंधन। आर्थिक सहायता देखो क्या होती है, आर्थिक सहायता देखो परिवार होता है वो हमें स्थायी यौन संबंध या निश्चित यौन संबंध प्रदान या स्वीकृति प्रदान या विवाह जैसे बंधनों में बंधने की ही हमें ये एक स्वीकृति प्रदान नहीं करता है, बल्कि परिवार होता है वो हमें इसके साथ साथ जो परिवार के जो सदस्य होते हैं उनकी जिम्मेवारी का भी वो काम हमें सौंप देता है। तो उनकी जिम्मेवारियों को अदा करने के लिए परिवार के जो सदस्य होते हैं वो मतलब मेहनत करते हैं, धनोपार्जन के लिए कहीं ना कहीं देखते हैं ताकि परिवार का भरण पोषण अच्छी तरीके से कर सके। तो उसका जो मुख्य कारण होता है ना, तो वो परिवार के जो धन कमाकर इस प्रकार की सहायता करते हैं, आर्थिक बंधन में बंधे रहते हैं। यानी परिवार का जो मुखिया होता है वो आर्थिक बंधन में बंधा रहता है कि उसको अपने जो परिवार के जो उसके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनका भरण पोषण करना पड़ता है। जैसे बच्चों अपने घर में क्या होता है, पिताजी होते हैं वो एक आर्थिक बंधन में बंधे होते हैं। वो क्या है कि जब हम कभी कोचिंग के लिए जाते हैं या किसी कोई वस्तु को लाते हैं खरीदते हैं तो पिताजी से पैसे लेते हैं और पिताजी हमें उस पैसों को देते हैं और वापस भी नहीं लेते। लेकिन आप किसी अन्य परिवार के सदस्य या किसी अन्य व्यक्तियों से देखना कि आप पैसे ले लेना, आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन वो क्या होता है वो वापस लेगा। तो वो एक आर्थिक सहायता नहीं बल्कि आपकी जरूरतें पूरी कर रहा है। तो इसके लिए आपको पैसे देने के, लेकिन घर वालों को क्या है कि पैसे देने की आवश्यकता नहीं होती है। आइए आप बखूबी से, मुझे पता है कि इस चीज को आप समझ गए होंगे, पहले भी मैंने इस चीज को बताया है। एक होता है भावनात्मक संबंध, यानी साथियों परिवार के जो सदस्य होते हैं वो आपस में भावनात्मक संबंध से बंधे होते हैं। भावनात्मक संबंध का मतलब आप समझ गए होंगे कि तो परिवार में है जो दया है ना, और प्रेम, दया, आप बात करें त्याग और बलिदान और सहिष्णुता की भावना पाई जाती है। परिवार में कौन कौन, देखो परिवार में भावनात्मक संबंध का मतलब होता है परिवार में देखो प्रेम की भावना, आपस में लोगों में सहयोग की भावना है ना, और आपस में है जो दया की भावना, और आपस में दया, और आप बात करें बलिदान की भावना, बलिदान की, त्याग की भावना, और बात करूं तो सहिष्णुता भी परिवार में पाई जाती है। परिवार के सदस्यों में क्या होती है, ये चीजें हैं, ये प्रमुख कारक हैं जो परिवार में देखने को मिलते हैं। प्रेम, सहयोग, दया, बलिदान, त्याग, सहिष्णुता, ये देखने को मिलता है। आपस में एक भावनात्मक संबंध के द्वारा है जो परिवार के सदस्य बंधे होते हैं। एक पति और पत्नी का आपस में एक भावनात्मक संबंध होता है। एक भाई भाई का, एक भाई बहन का आपस में परिवार में भावनात्मक संबंध होता है। साथियों एक उदाहरण देता हूं आपको कि आप जैसे कहीं जा रहे हो और रास्ते में क्या होता है कि आपका मतलब आपने किसी दो व्यक्तियों को लड़ते हुए देखा तो आप उसके पास से चले जाओगे, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मान लो अगर आपका भाई आपका सगा भाई वहां पे उससे लड़ रहा है तो आप तुरंत उसकी सहायता के लिए दौड़ोगे या उससे वहां से उसकी हेल्प करोगे, है ना, उसकी सहायता करो, क्योंकि वो आपसे एक भावनात्मक संबंध में बंधे हुए हैं। और भावनात्मक संबंध में बंधे होने के कारण आप क्या उनकी सहायता कर रहे हो। तो परिवार में क्या भावना पाई जाती है, एक भावनात्मक संबंध की भावना पाई जाती है। दूसरी होती है औपचारिक संबंध। साथियों औपचारिक नाम आप देखो, एक तो होता है साथियों आपने पढ़ा होगा औपचारिक होता है, सॉरी यहाँ पे औपचारिक नहीं होगा साथियों, यहाँ पे होगा अनौपचारिक, लिखने में थोड़ी गलती होगी। अनौपचारिक होता है, एक होता है साथियों औपचारिक होता है शब्द, एक होता है अनौपचारिक। ये दो नाम है जो देखने को मिलता है, एक तो औपचारिक देखने को मिलता है, एक अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से। अनौपचारिक का मतलब होता है अप्रत्यक्ष तरीके से।
अप्रत्यक्ष तरीके से, समझ गए होंगे। यानी औपचारिक प्रत्यक्ष जो दिखे सामने उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, जो मूर्त हो, हमें जो दिखाई देता हो। अनौपचारिक कहते हैं प्रत्यक्ष, यानी मतलब अमूर्त, जो हमें दिखाई नहीं देता हो। तो परिवार में क्या है कि एक तो अनौपचारिक का यहाँ मतलब कि परिवार में जो दिखावे की भावना नहीं होती है, सभी साथी है वो दिखावा नहीं करते, साथ देते हैं बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से। जैसे अब आप समझ गए, इसको मैं आपको बताता हूँ। देखो, परिवार में जो दिखावे की भावना नहीं होती है, दिखावे का मतलब ऐसा नहीं है कि औपचारिक रूप से, वो अनौपचारिक रूप से आपकी सहायता करते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग आपको मतलब पहले तो उकसा दें, आपको चाहिए हर परिस्थिति में आपकी तन धन और मन से एक आपके परिवार के सदस्य हैं वो आपके साथ खड़े रहते हैं। जबकि एक उदाहरण देता हूँ, जैसे एक कोई व्यक्ति है, उसको वो आपसे मतलब कैसे है कि पैसे दे देगा, लेकिन आपके साथ तन से साथ होगा लेकिन धन से साथ नहीं होगा, या फिर धन से साथ है तो तन से साथ नहीं होगा। तो वो क्या, एक दिखावे की एक आपके साथ जो हेल्प की भूमिका निभा रहा है, तो वो कौन सा होगा, अनौपचारिक होगा। और जो आपके साथ तन के साथ और धन और सब तन मन धन और सब के साथ मिलकर के आपका सहयोग कर रहा है, तो वो होता है अनौपचारिक। तो परिवार में क्या होता है, सभी लोग तन मन और धन के साथ है जो आपके साथ खड़े रहते हैं, है ना। तो ये आप समझ गए हो कि अनौपचारिक संबंध है परिवार में पाए जाते हैं। एक गुरु और शिष्य के मध्य अनौपचारिक संबंध होते हैं। साथियों, एग्जाम में है जो प्रश्न आप देखने को मिलता है, कभी प्रश्न पेपर शीट उठाते हैं पहले की, तो अनौपचारिक संबंध होता है। तो वो क्या है कि परिवार में गुरु शिष्य में, अब आप कहोगे गुरु तो निस्वार्थ भाव से ज्ञान देता है, लेकिन साथियों उसके बदले कुछ लेता है। एक बात देखो, उदाहरण देता हूँ, उसके बदले देखो, आप किसी गुरुजी से ये बोलो कि भाई गुरुजी मुझे मतलब आपका जो फेवरेट गुरुजी जिसे आप बहुत ज़्यादा मतलब भगवान का दर्जा देते हो, आप वो कहते हैं मेरे लिए सब कुछ गुरु ही है, सबसे ज़्यादा मुझे तो ज्ञान दिया वही है। तो आप उनसे कहना गुरुजी मुझे रुपयों की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, तो मांग लेना, लेकिन आप उसको साथ में ये बोल देना कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। तो गुरुजी कहेंगे भाई, पहले तो कहेंगे कि भाई दे देंगे, लेकिन फिर कहेंगे यार देखते हैं 2-4 दिन में बनते हैं तो काम आपका निकल आएंगे। लेकिन साथियों, जब आपने यह बोल दिया ना कि मेरे पास होंगे तो दे देंगे सर, वैसे मैं दे नहीं पाऊंगा, तो नहीं हो, आपको सर मैं दे दूंगा, तो आपको बेझिझक दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो वो क्या है, वो आपके साथ औपचारिक रूप से है, जो एक संबंध स्थापित किए हुए हैं, अनौपचारिक रूप से नहीं, यानी आपके साथ स्थापन करने का दिखा है। जैसे मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई बच्चा मिला और उसने मेरे को कहा सर नमस्ते, मैंने कहा हाँ नमस्ते किया, और मान लो वो बच्चा मेरे से नमस्ते किया नहीं किया और वो चला गया, तो मैं उसके पीछे थोड़ी भागूंगा कि यार तुम मेरे से प्लीज नमस्ते कर, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो मेरे साथ क्या, उनसे एक दिखावा, अगर वो मुझसे कह रहा है तो मैं उसके साथ वार्तालाप करूंगा, या निस्वार्थ भावना की भावना है वो वहां पे देखने को नहीं मिलती है। आप समझ गए होंगे साथियों औपचारिक संबंध क्या, अनौपचारिक संबंध क्या होते हैं। फिर होती है सामाजिक नियम। सामाजिक नियम क्या होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। सामाजिक सीमित आकार पढ़ चुके हैं, स्थायी निवास पढ़ चुके हैं, आर्थिक सहायता पढ़ चुके हैं, भावनात्मक संबंध कैसे होते हैं, अनौपचारिक संबंध कैसे होते हैं। अब बात करते हैं सामाजिक नियमों की। देखो, सामाजिक नियम क्या होते हैं। समाज भारत की एक परिवारों की मतलब सभी की एक सामाजिक इकाई, मतलब एक समाज एक रहते हैं। आप अगर मान लो आप किसी समाज में रहते हो, तो समाज के कुछ नियम होते हैं, समाज के कुछ कर्तव्य होते हैं, समाज के कुछ उत्तरदायित्व होते हैं, उनको आपको निर्वहन करना पड़ेगा परिवार के अंदर रहते हुए, है ना। तो आप मान लो कि समाज के कुछ नियम बने हुए हैं, जैसे विवाह करना, है ना, समाज के कुछ कर्तव्य हैं, विवाह करना, फिर बच्चे पैदा करना, ये समाज के नियम हैं। बड़ों का आदर करना, बड़ों का सत्कार करना, हाँ, छोटों की हेल्प करना, ये सब क्या है कि परिवार के समाज के कुछ नियम होते हैं। तो अगर आप परिवार के अंदर रहते हो तो समाज के इस नियमों को आपको पालन करना पड़ेगा। तो समाज के कुछ नियम होते हैं, उसको आपको पालन करना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब बात करते हैं व्यक्तिक संबंध। व्यक्तिक संबंध क्या होता है। व्यक्तिक संबंध मतलब लंबे समय तक चलने वाले संबंध होते हैं साथियों। इसमें लंबे समय से चलने वाले संबंध का तात्पर्य ये है कि मान लो कि आपको मैं बताता हूँ कि जैसे आपके पिताजी हैं, आपके साथ एक व्यक्तिगत संबंध के साथ बंधे रहते हैं। आप कभी भी अपने पिताजी का नाम नहीं चेंज कर सकते। मान लो किसी परिवार का सदस्य, हर परिवार का सदस्य कहीं ना कहीं अपनी पीढ़ियों से व्यक्तिगत संबंध से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे जब मतलब एक बात को बता देता हूँ कि जब किसी मान लो कि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि वो अपने परिवार से उसको हटा देंगे। नहीं, परिवार से हटा नहीं सकते, लेकिन परिवार में शामिल नहीं सदस्य, लेकिन वो परिवार के नाम उसका जरूर आएगा। जब उसके पुत्र का नाम आएगा तो उसके पिता का नाम है वो जरूर लिया जाएगा। तो यानी एक लंबे संबंध के साथ है जो परिवार के व्यक्ति आपस में बंधे रहते हैं। दूसरी बात आती है दीर्घकालिक समूह है। दीर्घकालिक समूह का मतलब होता है
कि मतलब एक लंबे समय से ये वंश परंपरा चली आ रही है कि भाई अपने पूर्वज थे, फिर उसके बेटे आए, फिर उसके बेटे आए, तो एक लंबी एक दीर्घकालिक समूह हो गया। तो परिवार है जो एक दीर्घकालिक समूह होता है, जो लंबे समय तक है, जो निरंतर है, जो चलता रहता है। ये परिवार की एक विशेषता हो गई साथियों, दीर्घकालिक समूह। दूसरा होता है सदस्यों का उत्तरदायित्व। सदस्यों का उत्तरदायित्व का मतलब ये होता है कि परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं उन सबका एक उत्तरदायित्व होता है कि भाई जैसे माता का उत्तरदायित्व होता है, पिता का भी उत्तरदायित्व होता है, उसके कुछ कर्तव्य होते हैं कि पिताजी का उत्तरदायित्व होता है कि परिवार में अपने बेटों का भरण पोषण करना, अपने बच्चों को, अपने परिवार का लालन पालन करना, ये उसका उत्तरदायित्व होता है, उसको निर्वहन करना पड़ता है। माता का उत्तरदायित्व होता है परिवार में गृहस्थी जीवन में घर का काम करना और भी अन्य कामों को संभालना, बच्चों को संभालना, ये सभी उत्तरदायित्व है। परिवार के अंदर आप रहते हो, अगर आप समाज के अंदर रहते हो तो आपको इन उत्तरदायित्वों का है जो निर्वहन करना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि सदस्यों का उत्तरदायित्व भी होता है परिवार के अंदर, ये उनकी मुख्य विशेषता होती है। अब दूसरी बात आती है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता क्या होता है? देखो साथियों, सार्वभौमिकता क्या होता है? सार्वभौमिकता का मतलब होता है कि परिवार आप भारत के अंदर किसी भी कोने में चले जाए, ये सब जगह विद्यमान होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक गांव में परिवार होते हैं, गांव में नहीं, आप कहीं भी चले जाओ, अगर देश में कहीं चले जाओ, विश्व में भी कहीं चले जाओ, आपको परिवार मिलेंगे। आप अमेरिका में जाओगे तो वहीं पे लोगों के परिवार होते हैं, और परिवार होते हैं यानी परिवार होते हैं वो सार्वभौमिकता होते हैं, यानी परिवार की एक क्या है, ये विशेषता है। ठीक है, अब आई होप साथियों कि आपको ये बातें, परिवार की विशेषताएं वो समझ में आ गई होंगी। अब साथियों आगे पढ़ते हैं अपन। ऐसा अब जितनी भी विशेषताएं थी ये बहुत ही आसान है साथियों, आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। ये जो टॉपिक है बहुत ही आसान टॉपिक है साथियों, अगर आप इसको अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ करके पढ़ते हो तो आपको लंबे समय तक ये टॉपिक याद रहेगा और आप इस टॉपिक को आसानी से है जो समझ सकते हो। तो साथियों अब बात करते हैं परिवार की विशेषताओं के बारे में। परिवार की विशेषताएं तो पढ़ चुके हैं, सॉरी अब पढ़ेंगे परिवार का विभाजन। परिवार का हमारा टॉपिक चल रहा था परिवार, तो परिवार का विभाजन पढ़ेंगे। विभाजन, परिवार का विभाजन यानी परिवार का क्लासिफिकेशन करेंगे। वो कैसे करेंगे साथियों, अब मैं आपको थोड़ी सी बातें और बता देता हूँ इस पे। देखो परिवार के क्लासिफिकेशन की बात करें तो मानव जो समस्त मानव जो मानवीय समाज होता है उसके कुछ साथियों नियम होते हैं जो बदलते समय के यानी समय के साथ साथ उसमें विकास के नए आयाम है जो ग्रहण करता जाता है ना। और जो मानव समाज होता है उसमें परिवार के में अंदर है जो नए नए उतार चढ़ाव में देखने को मिलते रहते हैं। चाहे वो मान लो आप किसी भी क्षेत्र में मान लो हमेशा उसमें परिवर्तन हमें दिखाई देते रहते हैं। तो परिवार एक समाज में, भारतीय समाज की एक मुख्य आधार, एक मुख्य इकाई होती है। तो साथियों मानवीय समाज में परिवार एक ऐसी संस्था है जिसमें समय समय के साथ साथ जो परिवर्तन है जो एक स्थिति में हमें देखने को जो मिलते हैं, चाहे वो आप उसके पारिवारिक जैसे आप उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पे देख लो, आर्थिक परिस्थिति के आधार पे देख सकते हो, चाहे आप उसको सांस्कृतिक परिस्थिति के आधार पे देख सकते हो, चाहे आप उसका किसी भी प्रकार से देख सकते हो कि उसमें जो परिवार में जो परिवर्तन है वो निरंतर है जो आपको देखने को मिलते हैं। और ऐसी कई संस्थाएं हैं जो आज भी, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं परिवार की समाज की ऐसी संस्थान है जो हमारे अस्तित्व में भी आई हैं। चाहे हम बात करते हैं जैसे सत्ता के आधार पे बात कर लेते हो, चाहे वंश के आधार पे अगर परिवार की बात करें, है ना, तो जैसे आप उसका जो निवास के आधार पे अगर बात करें या फिर आप उसके आप किसी भी आधार पे, या चाहे आर्थिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक कुछ भी ले लीजिए, सभी परिस्थितियों में परिवार की अलग अलग है जो संस्थान है, अलग अलग परिवार का है जो हमें तत्व है जो देखने को मिलता है। तो साथियों आज अपन है जो इन जो परिवार के जो विभाजन है, परिवार का जो क्लासिफिकेशन रहेगा, लगभग मैं आपको 8 क्लासिफिकेशन यहाँ पे बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिट शिक्षक भर्ती, रिट लेवल फर्स्ट की दृष्टि से आप इसको बड़ी आसानी से समझिए साथियों, बड़े आसान टॉपिक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साथियों, परिवार का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, हम करेंगे सबसे पहले सत्ता के आधार पे, यानी सत्ता के अनुसार, या आप इसको बोल सकते हो अधिकार के आधार पे, अधिकार के आधार पर बोल सकते हो, अधिकार के आधार पर।
सत्ता के अनुसार या अधिकार के आधार पे। तो साथियों प्रश्न अब यहाँ से ये उठता है कि सत्ता के अधिकार पे और जो अधिकारों के आधार पे परिवार को कितने भागों में बांटा गया है। तो उसको बांटा गया है, परिवार को दो भागों में है जो बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से उनकी मैं चर्चा करता हूँ। पहला आता है साथियों, सत्ता के आधार पर अगर बात करूं तो पहला आता है पितृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार बोल सकते हो आप उसको। और दूसरी बात है परिवार की सत्ता के आधार पे मातृसत्तात्मक परिवार, सत्तात्मक परिवार, मातृसत्तात्मक परिवार। अब हमें ये पढ़ना है कि जो पितृसत्तात्मक परिवार क्या होता है और मातृसत्तात्मक परिवार है वो क्या होता है। देखो पितृसत्तात्मक परिवार है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसकी बात करूं तो पितृसत्तात्मक परिवार वो होते हैं जिसमें मतलब परिवार, इसमें एग्जाम में प्रश्न अगर पूछा जाए तो इस तरीके से पूछा जाता है कि भाई परिवार के जो इसके जो मुखिया कौन होता है, इस परिवार में मुखिया कौन होता है। तो इस परिवार के जो मुखिया होता है वो उस परिवार के पूर्वज होते हैं। उस परिवार का जो मुखिया होता है वो ज्येष्ठ पुरुष होता है। यानी पितृसत्तात्मक परिवार में ज्येष्ठ पुरुष इस परिवार का क्या होता है, मुखिया होता है, मुखिया होता है साथियों। इस परिवार में पितृसत्तात्मक परिवार में ज्येष्ठ पुरुष वो है, इस परिवार का मुखिया होता है जो इस परिवार की देखरेख है उनको संभालता है। यानी बात करें इसका ये मतलब होता है कि ज्येष्ठ पुरुष मुखिया होता है। जैसे उस परिवार में अगर मतलब आपका दादा है आपके परिवार में तो वो आपका ज्येष्ठ मुखिया होगा आपके परिवार का। वो आप परिवार के जो बड़े लोग होते हैं, आयु में बड़े लोग होते हैं, ज्येष्ठ होते हैं, है ना, वो लोग है ना, वो परिवार के उस पितृसत्तात्मक परिवार में परिवार के मुखिया होते हैं, है ना। जैसे आपके दादाजी हैं तो आपके पिताजी उस समय आपके परिवार के पितृसत्तात्मक परिवार होने के कारण आपके परिवार के मुखिया नहीं होंगे। अगर आपके दादाजी बड़े आपके परदादा हैं तो वो आपके परिवार के मुखिया होंगे। अगर मान लो पिताजी नहीं है, दादाजी नहीं है, तो आपके जो पिताजी हैं वो आपके परिवार के हैं, जो मुखिया होंगे, प्रधान मुखिया वो आपके परिवार के कहलाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि साथियों इसमें जो पुरुष होता है वही क्या होता है, परिवार का सबसे बड़ा पुरुष होता है वही मुखिया होता है ना। जैसे दादा है तो दादा होगा बड़ा, यदि आपके परदादा हैं तो वो होंगे, अगर आपके पिताजी बड़े हैं परिवार में तो वो होंगे, अगर आपके भाई बड़े हैं परिवार में, पिताजी नहीं है तो आपके परिवार के मुखिया बड़े भाई होंगे, परिवार की सभी जिम्मेवारियां उस पर होंगी। अब बात करते हैं अगली बात कि भाई मातृसत्तात्मक परिवार क्या होता है। इसमें क्या होती है, परिवार की ज्येष्ठ महिला होती है ना, ज्येष्ठ महिला यानी बड़ी महिला होती है ना, परिवार की सबसे वृद्ध महिला, वरिष्ठ महिला होती है, वो होती है परिवार की मुखिया होती है। समझ गए होंगे कि इसमें ये जो मातृसत्तात्मक परिवार है साथियों, ये जो मातृसत्तात्मक परिवार है, ये मातृसत्तात्मक परिवार है जो माता के वंश से रिलेटिव होता है। यानी इसमें जो सदस्य होगा वो तो आपकी या तो आपकी नानी होगी या आपकी मतलब परनानी है तो परनानी होगी, या आपकी मतलब बात करें तो मासी आपसे, अगर आपकी मम्मी से बड़ी है तो वो आपके परिवार की होगी। अगर मामी है, अगर आपके परिवार में सबसे बड़ी मामी है तो वो आपके परिवार की है जो ज्येष्ठ महिला होगी। तो इसको सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि मातृसत्तात्मक परिवार का है जो मुखिया कौन होता है। तो मातृसत्तात्मक परिवार का मुखिया वो परिवार की ज्येष्ठ महिला होती है, इसको हम नानी कहते हैं। तो जो नानी होती है वो परिवार की मातृसत्तात्मक परिवार की क्या होती है, मुखिया हो सकती है। साथियों ये होता है, ये ननिहाल से होता है, माता के वंश से रिलेटिव रखते हैं, ननिहाल से बोल सकते हैं, ननिहाल। और ये साथियों आप कह सकते हैं कि अपने ददी हाल से आप इसका है जो इंडिकेट करके आप इसको याद रख सकते हो। तो साथियों ये था सत्ता के अनुसार या अधिकार के आधार पे परिवार का जो वर्गीकरण किया था, उसके आधार पे हमने जाना कि सत्ता के अनुसार है जो परिवार है, एक तो होता है पितृसत्तात्मक परिवार, एक होता है मातृसत्तात्मक परिवार। तो साथियों दो प्रकार के परिवार हैं जो हमें सत्ता के आधार पे देखने को या अधिकार के आधार पे हमें देखने को मिलते हैं। अब अपन बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो करेंगे अपन वंश के आधार पे। किस पे करेंगे, वंश के आधार पे, वंश के आधार पे, आधार पर परिवार का वर्गीकरण, परिवार का वर्गीकरण, वंश के आधार पे
परिवार का वर्गीकरण ये करेंगे। देखो साथियों, वंश के आधार पर परिवार का वर्गीकरण है जो 3 तरीके से 3 भागों में देखने को मिलता है, 3 भागों में, ठीक है, 3 भागों में देखने को मिलता है। पहला पढ़ते हैं, वो होता है पितृवंशीय, पितृवंशीय पितृवंशीय परिवार। दूसरा देखने को मिलता है मातृवंशीय परिवार, मातृवंशीय परिवार। और तीसरा हमें देखने को मिलता है उभयवंशीय परिवार, उभयवंशीय परिवार, या इसको बोल सकते हैं द्विनामी परिवार। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं साथियों, ये ध्यान में होनी चाहिए ऐसी चीजें। जब तक ऐसी चीजें ध्यान में रखूं तो ऐसा लगता है कि कोई प्रश्न शायद आपके एग्जाम में नहीं छूट पाएगा। अब हमें ये पढ़ना है कि ये पितृवंशीय परिवार क्या होता है। ये क्या होता है पितृवंशीय परिवार का मतलब क्या होता है? पितृवंशीय परिवार का मतलब ये होता है कि इस परिवार में जो ये जो पूर्वज होते हैं ना, उसी पे ये परिवार है जो उसका नामकरण होता है ना। देखो कि मान लो इसमें पितृवंशीय परिवार होते हैं, इसमें परिवार के जो पुरुष होते हैं उन्हीं के वंश के आधार पे है जो वंश का है जो निर्धारण किया जाता है। यानी पूर्व पुरुष आप बोल सकते हैं यहाँ पे पूर्व पुरुष, पुरुष के वंश के आधार पे, पूर्व पुरुष के वंश के आधार पे, यानी आपके पूर्वजों के जो वंश है उसी के आधार पे है जो वंश नामकरण होता है। एक इस परिवार में जो नामकरण की जो प्रक्रिया है वो पिता होता है, उसके पिता का जो वंश होता है उसी के वंश के आधार पे है जो नामकरण होता है। जैसे हमारे जो भारत में है ना, लगभग सब पितृसत्तात्मक परिवार, अधिकांशतः पितृसत्तात्मक परिवार है जो देखने को मिलता है। पितृसत्तात्मक परिवार में क्या होता है कि हमें क्या होता है, हमारे पिताजी का जो गोत्र होता है वही तो हमें प्रदान होता है, हमारी आने वाली पीढ़ी को, हमारे संतति होगी उसको हमारा गोत्र प्रदान होगा। तो ये जो पीढ़ी है वो लगातार चलती रहती है। ये किस में होता है? ये पितृवंशीय परिवार होता है, उस परिवार में होता है। ठीक है, तो हमारे भारतीयों में क्या होता है, अधिकांशतः ये देखने को पितृवंशीय परिवार देखने को मिलता है। अब बात करते हैं मातृवंशीय परिवार। ये क्या था साथियों, जिसमें मातृ जो पूर्व महिला होती है, परिवार की महिला होती है ना, पूर्व महिला, उसके वंश के आधार पे है जो वंश चलता है ना। मातृवंशीय यानी वंश प्रक्रिया का, यदि वंश का नाम या बच्चे का नामकरण किया जाता है तो वंश प्रक्रिया है वो माता के वंश से होगी, माता के वंश के अनुसार होगी, है ना। जो माता का वंश होगा उन्हीं के अनुसार होगी। तो साथियों देखो कि माता के वंश के अनुसार कैसे होगी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे किसी का भाई माता का जो गोत्र है वो मतलब गुप्ता है, तो उसके जो संतान होगी उसके गुप्ता होगी। उसके मान लो किसी माता का, मतलब उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको कि माता का वंशज मान लो गुप्ता है और उसके पिता का वंशज है मान लो वर्मा, तो उसके पिता का उसे वंश नहीं मिलेगा और उसकी जो संतान होगी वो उसकी गुप्ता ही लगाएगा, क्योंकि उससे मातृ जो है मातृवंशीय परिवार है के अंतर्गत आता है। तो हमेशा क्या रहता है, इस परिवार में मातृवंशीय परिवार में माता का जो वंश है वो इसमें शामिल होता है। साथियों ऐसा जो परिवार है वो भारत के अंदर मातृसत्तात्मक परिवार है। ऐसा परिवार है जो भारत के अंदर मातृसत्तात्मक परिवार है जो भारत के अंदर मालाबार तट है वहां पे हमें देखने को है जो मिलता है। मालाबार तट के अंदर हमें ये बातें हैं जो मालाबार तट के किनारे केरल में एक जनजाति है साथियों, नायर जनजाति है। इसमें हमें ये है जो मातृवंशीय परिवार है हमें देखने को मिलता है, मातृवंशीय परिवार है जो हमें देखने को मिलता है। एक साथियों और मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे इसके बारे में, एक जनजाति और आती है इसमें साथियों, इसमें एक जनजाति आती है, वो आती है गोरा और एक आती है खासी नहीं बोल रहा हूं साथियों, खासी जनजाति, खासी और गोरा ये जनजाति। एक साथियों नायर मैंने बताई आपको, नायर जनजाति ये है जो इसमें मातृवंशीय परिवार है जो देखने को मिलता है। मातृवंशीय परिवार यानी गोरा या खासी, ये साथियों क्या है, ये जनजाति है कहाँ की है, ये जनजाति मेघालय की जनजातियां हैं, मेघालय की जनजाति है। खासी और गोरा कहाँ की जनजाति, मेघालय की जनजाति है। साथियों खासी और गोरा क्या है, ये क्या है कि ये जो आपस में जो मेघालय के अंदर
है एक स्थान है, आप सबसे अच्छी तरीके से जानते होंगे, मासिनपुरा। मासिनपुरा है एक स्थान है जहां पे भारत में सबसे ज्यादा बारिश है वो मासिनपुरा के अंदर होती है, मेघालय के अंदर साथियों। वहां पे है सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? मासिनपुरा के अंदर, मेघालय के अंदर होती है। वहां पे दो एक जो पहाड़ियां हैं, गोरा और खासी पहाड़ियां, उसके आसपास जो जनजाति पाई जाती है उस जनजातियों को गोरा और खासी जनजाति के नाम से जाना जाता है। और वहां पे साथियों गोरा और खासी जनजातियों में क्या है कि मातृवंशीय परिवार है, यानी माता के वंश पे जो नामकरण किया जाता है, ये आप भली भांति से जान गए होंगे। अब बात करता हूं मैं साथियों आगे की तरफ, आगे की ओर पढ़ना हूं कि उभयवंशीय परिवार। उभयवंशीय परिवार का मतलब ये होता है साथियों, इसका मतलब है सीधी सीधी बात है, क्योंकि इसमें माता का वंश भी शामिल होता है और पिता का वंश भी शामिल होता है। कैसे होता है? देखो कि उसमें माता का वंश का भी नाम आएगा और पिता के वंश का भी नाम आएगा। उदाहरण तो मैं आपको दे देता, लेकिन आप किसी राजनीतिक पक्ष में इस चीज को न रखिए। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा है ना, ये गांधी उसका क्या नाम है? गांधी उसके माता से मिला है, मातृ, ठीक है। और पिता से बात करूं वाड्रा, तो उसका पति है जो वाड्रा है। तो ये देखो ये दोनों नाम है। जब उसके प्रियंका गांधी की जो पुत्री होंगे उसको दो नाम मिलेगा भाई, गांधी वाड्रा, ये दो नाम मिल रहे हैं ना। तो ये दोनों क्या है? ये आपस में क्या उभयवंशीय परिवार होंगे, द्विनामीय परिवार होंगे, यानी दो परिवारों से मिलकर के जो नाम मिलते हैं। अभी क्या है कि कुछ बच्चों में हमें कुछ परिवारों में या कई बार क्या है कि बच्चों के नाम देखने को मिलते हैं, बहुत बड़े लंबे लंबे नाम देखने को मिलते हैं, उसके परिवार का, फिर उसकी माँ का भी उसमें सरनेम लगा दिया जाता है, उसके पिताजी का उसमें सरनेम लगा दिया जाता है। तो वही बातें आ जाती हैं, वो आते हैं उभयवंशीय परिवार के अंदर, द्विनामीय परिवार, यानी दोनों परिवारों से उसको है जो नाम मिला है। तो ये था साथियों हमने पढ़ा वंश के आधार पे परिवारों का वर्गीकरण। अब आपको ये बातें हैं जो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब मैं थोड़ा सा आगे लेकर के और चलता हूं आपको। अब साथियों अपन पढ़ने वाले हैं निवास के आधार पे, निवास के आधार पे पर परिवार का वर्गीकरण निवास के आधार पे परिवार का वर्गीकरण। अब साथियों अपन पढ़ेंगे निवास के आधार पे परिवार का वर्गीकरण। देखो निवास के आधार पे परिवार का वर्गीकरण है वो लगभग हम पढ़ने वाले हैं 7 परिवार के इसमें वर्गीकरण है पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पढ़ेंगे अपन इसमें पितृ स्थानीय परिवार। एक तो आता है इसमें पितृ स्थानीय परिवार और दूसरा आता है इसमें मातृ स्थानीय परिवार। क्या आता है? एक दूसरा आता है मातृ स्थानीय परिवार और तीसरा आता है साथियों इसमें, अब उसमें देखो पितृ स्थानीय परिवार, मातृ स्थानीय परिवार और तीसरा इसमें लिख दो नव स्थानीय परिवार। और चौथा आता है इसमें साथियों मातृ पितृ स्थानीय परिवार। और पांचवा इसमें आता है, पांचवा नाम आता है इसमें मातुल या मामा बोल सकते हो, स्थानीय परिवार। और छठा आता है इसमें संदिग्ध स्थानीय परिवार। और सातवें की मैं अगर बात करूं तो उसमें आता है द्विस्थानीय परिवार। छठा आ गया, सातवां आ गया द्विस्थानीय परिवार। और
8वें की बात करूं, 7 हो गए, 7 ही पढ़ने हैं, 7 ही होते हैं साथियों लगभग से, इसमें प्रमुख रूप से 7 हैं जो मुख्य हैं। तो पितृस्थानीय परिवार, मातृस्थानीय नवस्थानीय परिवार और मातृ पितृस्थानीय परिवार, और मातृ या मामा स्थानीय परिवार, एक संदिग्ध स्थानीय परिवार, और एक होता है जो द्विस्थानीय परिवार। 7 पढ़ने हमें। तो सबसे पहले बात आती है कि भाई ये किसे कहते हैं, पितृस्थानीय परिवार किसे कहते हैं। अब इसको पढ़ते हैं। पितृस्थानीय परिवार है जो किसे कहेंगे। देखो पितृस्थानीय परिवार क्या होता है, परिवार में वैवाहिक संबंध होने के बाद, दाम्पत्य जीवन शुरू होने के बाद पति और पत्नी जब वैवाहिक बंधन में बंध जाते हैं तो पत्नी होती है वो पति के परिजनों के साथ रहती है ना। तो यानी सीधी सी बात, अपनी भाषा में बात करा तो पिताजी पति के पिता के घर, पति के पिता के घर पे है जो पत्नी रहती है, वो होता है पितृस्थानीय परिवार। हमारे भारत में साथियों यही पाया जाता है, पितृस्थानीय परिवार है वो भारत में पाया जाता है। हिंदू समाज में ये पितृस्थानीय परिवार है। नहीं, सीधी सी बात है कि विवाह होने के बाद पति पत्नी है जो अपने जो पति के पिता होते हैं उसके घर पे, उसके परिवारजनों के साथ जो पत्नी रहती है वो होता है पितृस्थानीय परिवार। समझ गए। अब बात आती है मातृस्थानीय परिवार क्या होता है। हमने पढ़ लिया पितृस्थानीय परिवार के बारे में, समझ गए पति के पिता के घर पे पत्नी रहती है, और मातृस्थानीय परिवार होता है कि माता के पिता के घर पे, यानी सीधी सी बात है माता के पिता के घर पर पति रहता है। भाई साहब आप देखो, सीधी सी उदाहरण है, इसको जमाई जिसको बोलते हैं ना, घर जमाई बोलते हैं जिसको, वो इसमें शामिल होते हैं साथियों। घर जमाई होता है मातृस्थानीय परिवार। मातृस्थानीय मतलब इसमें जो विवाह बंधन में यानी वैवाहिक बंधन बन जाने के बाद पति पत्नी है जो अपनी पत्नी के पिता के या पत्नी के परिवारजनों के साथ है, जो पति रहता है उसे हम क्या कहते हैं, घर जमाई कहते हैं। वो किसके अंतर्गत आता है, मातृस्थानीय परिवार के अंतर्गत आता है। साथियों जो मातृस्थानीय परिवार है ये आपको देखने को मिलेगा नायर, गोरा और खासी, ये जनजातियों में है जहां पे हमें ये जो मातृ स्थानीय परिवार में ये दो बातें, नायर, गोरा और खासी जो जनजातियां हैं वहां पे, ये तो मालाबार तट के केरल के आसपास की जनजाति है। ये दो जनजाति मैंने आपको बताया था मेघालय के अंदर जनजाति है साथियों। वहां पे है जो पति होते हैं वो अपनी ससुराल में अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, यानी घर जमाई बन के रहने की जो प्रथा होती है, यानी मातृ स्थानीय परिवार की जो प्रथा होती है वो ज्यादातर हमें भारत के अंदर नायर यानी केरल के अंदर, गोरा और खस जनजाति जो मेघालय के अंदर है जो देखने को मिलती है। अब आप चीज को समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। अब अपन बात करते हैं नवस्थानीय। नवस्थानीय का शाब्दिक अर्थ से आपको पता है, इसका शाब्दिक अर्थ देखो, ये नाम है नवस्थानीय। नवस्थानीय मतलब नया स्थान। इसका शाब्दिक अर्थ होता है साथियों नया स्थान होता है। नवस्थानीय मतलब नया स्थान। नया स्थान का मतलब देखो यहाँ पे नया स्थान, नवस्थानीय परिवार मतलब नया स्थान। नया स्थान मतलब पति पत्नी जो वैवाहिक बंधन में बन जाने के बाद या दाम्पत्य जीवन जब शुरू करते हैं तो अपना जो घर है या अपना जो परिवार है वो अलग से बताते हैं। न तो माता के परिवार के साथ बसाते हैं और न ही पिता के परिवार के साथ बसाते हैं, वो अपना जो मैटर है वो अलग ही बसा लेते हैं, अलग घर बना जाते हैं। ये अधिकतर है जो इसको एक औद्योगिक स्थानीय परिवार की संज्ञा दे सकते हैं। अधिकांशतः अपने भारत में आजकल यही देखने को मिलता है, जो पति पत्नी है जो शादी होने के बाद हैं जो लोग हैं वो शहरों में या औद्योगिक जो नजदीक शहर होते हैं जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे पलायन कर जाते हैं। तो ऐसे परिवार के हैं जो यहाँ पे देखने। तो मुझे आशा है कि आप नवस्थानीय परिवार को समझ गए होंगे कि नया स्थान पे अपना है जो परिवार बसा लेना वो नवस्थानीय परिवार होता है। एक होता है मातृ पितृ स्थानीय परिवार। मातृ पितृ स्थानीय परिवार क्या होता है, देखो मातृ पितृ स्थानीय परिवार है, इसमें साथियों होता है कि माता के घर में भी रहना, वैवाहिक बंधन में बन जाने के बाद पति पत्नी है वो माता के घर पे रहते हैं और पिता के घर पे भी रहते हैं, यानी किस पे, दोनों में रहते हैं, यानी माता के घर पे रहेंगे और पिताजी के घर पे रहेंगे। घर पे समय जरूरत पड़ने पे, जो देखो शादी होने के बाद है ना, जो शादी नई शादी होती है तो कुछ दिन के लिए तो वो क्या अपनी पत्नी के साथ उसके परिवारजनों के साथ रहेगा, है ना। और फिर क्या है कि कुछ दिन ज्यादा होने से फिर आपको पता ही है
कुछ ज़्यादा होने लग जाता है, परिवारजनों को लगता है भाई ये जमाई राजा तो जाने वाला नहीं है, तो कुछ धक्के दे के या कुछ लड़ाई वड़ाई होकर निकाल देते हैं, वैसे निकल जाते हैं। कुछ आदर सत्कार से समझ जाते हैं भाई अब जाना पड़ेगा, तो वैसे निकल जाते हैं। तो कुछ वो अपनी अपनी पोजिशनें होती हैं, स्थितियाँ होती हैं, वो आप समझते हो। तो मतलब कहने की बात यही है कि मतलब माता जो महिला होती है उसके परिवारजनों के साथ भी रहते हैं, और जो लड़का होता है पत्नी होती है उसी के परिवारजनों के साथ रहते हैं, और जो पति होता है उसी के परिवारजनों के साथ रहते हैं। तो वो लगभग सही मैटर है जो आपस में चलता रहता है, यानी आपस में ये प्रक्रिया है जो चलती रहती है, कभी पिता के जो कभी पति के घर पे, कभी माता के घर पे। यानी वो सीधी सी बात है जो को मतलब आदमी हुआ है वो आपकी लुगाई सके गांव जा तो गांव उठ जा, और आपके सासरा है तो वो अपना गांव आ जा, यानी दोनों पास है वो 100 मीटर है। अब थे आसानी से वो चीज ना समझ गया हो गया, यानी मातृ पितृ स्थानीय परिवार है वो समझ गया हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं मातुल या मामा स्थानीय परिवार। ये क्या होता है? ये साथियों होता है कि वैवाहिक बंधन में बन जाने के बाद पति और पत्नी जो होते हैं, जो वैवाहिक जीवन में बन जाने के बाद जो पति और पत्नी होते हैं वो पति के मामा के पति के मामा के परिवार के साथ रहते हैं। पति के मामा के यहाँ जो रहते हैं उसे मातुल स्थानीय परिवार कहते हैं। साथियों इसका उदाहरण है ये भारत में कहाँ पाया जाता है? ये जो मातुल स्थानीय परिवार ये भारत में कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाता है ट्रोब्रियांडा एक द्वीपवासी है ना, ट्रोब्रियांडा, वहां पे एक द्वीप है साथियों, उस द्वीप के वासी हैं वो ऐसा परिवार में रहना पसंद करते हैं। वहां पे ये प्रथा है जो ट्रोब्रियांडा या जो ट्रोबियांडा द्वीपवासियों में जो मातुल स्थानीय परिवार की जो प्रथा है वो देखने को मिलती है। साथियों ये भारत में नहीं है मेरे हिसाब से, मुझे भूगोल की दृष्टि से थोड़ा सा इसके बारे में पूरी आपको बता नहीं सकता, लेकिन आप इतना याद रखो कि ये ट्रोबियांडा द्वीपवासी होते हैं जिसमें ये मातुल स्थानीय परिवारों के बारे में देखने को मिलता है। एक आता है साथियों संदिग्ध स्थानीय परिवार। संदिग्ध स्थानीय परिवार क्या होता है? देखो संदिग्ध स्थानीय परिवार क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। संदिग्ध स्थानीय परिवार का शाब्दिक अर्थ बात है उसमें किसी चीज का संदिग्ध रहती है, संशय बना रहता है, संदिग्ध। इसमें ये पता नहीं होता है कि रहते कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको बता देते हैं, जैसे शादी होती है, विवाह होता है, जैसे लव मैरिज करते हैं ना, भाग करके शादी करते हैं लोग, तो वो न तो मतलब उनको घर वाले बढ़ने देते हैं, लड़की के घर वाले प्रवेश करने देते हैं, और न लड़के के घर वाले उसके प्रवेश करने देते हैं। तो मतलब ऐसी समस्या आ जाती है, तो वो लोग पता नहीं उसका कोई स्थान निश्चित नहीं होते हैं, संदिग्ध संशय की अवस्था में होते हैं। तो वो भाग कर जो लोग शादी करते हैं, लव मैरिज करते हैं, मंदिरों में जाकर के जो आजकल कर रहे हैं ना मैटर, तो साथियों वो शुरू में उसके बहुत परेशानी आती हैं, बहुत सी दिक्कतें आती हैं कि कहाँ रहना है, किस प्रकार रहना है, पैसों का भी अभाव होता है, बहुत सी समस्याओं को पार करके बहुत मुश्किल से साथियों वो लोग हैं जो करते हैं। यानी ये लगभग सा क्या देखने को मिलता है, जो आपस में लव मैरिज करते हैं साथियों, जो क्या करते हैं आपस में लव मैरिज करते हैं वो लोग है ना, उनको घर वाले भी शरण नहीं देते हैं। शुरू में बहुत सारी जो समस्याओं का सामना करने को देखने को मिलता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं समझ गए, यानी लव मैरिज लगभग सी लव मैरिज करने वाले जो संदिग्ध स्थानीय परिवार है जो बस की प्रथा का पालन करते हैं। अब आती है द्विव स्थानीय परिवार। द्विव स्थानीय परिवार क्या होता है ये अब आपको बताता हूँ, ये तो आप समझ गए होंगे। द्विव स्थानीय परिवार क्या होता है? तो साथियों द्विव स्थानीय परिवार का मतलब होता है कि इसमें न तो माता के घर पे रहते हैं, ठीक है, न तो माता के परिवार के साथ रहते हैं, ठीक है, और न ही पिता के घर पे रहते हैं, पिता के परिवार के साथ रहते हैं। यानी न तो पत्नी के घर पे रहते हैं और न ही माता, नहीं साथियों ये थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो गई। देखो ये इसका सही शाब्दिक अर्थ होता है कि पत्नी के परिवार के साथ भी रहते हैं, और माता के परिवार के साथ भी रहते हैं। परिवार के साथ पति लिखो यार, पति के परिवार के साथ, दोनों परिवारों के साथ ही रहना, कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, देखो द्विव स्थानीय परिवार होता है उसमें देखो पति है, जो पत्नी है वो अपने परिवार में रहती है, और जो इसकी सही डेफिनेशन अब दिमाग में आई, थोड़ा सा क्या कि कंफ्यूजन सा चल रहा था।
कि देखो पत्नी होती है वो अपने परिवार परिजनों के साथ रहती है और पति होता है वो अपने परिजनों के साथ रहते हैं। समझे आप कि पत्नी होती है वो तो अपने परिजनों के साथ रहती है, विवाह कर लिया, और पत्नी अपने घर पे रहती है, और पति होता है वो अपने यहाँ पिताजी के घर पे रहता है, अपने घर में रहता है। दोनों आपस में एक दूसरे के घर पे नहीं जाते हैं। विवाह तो कर लिया, लेकिन साथियों ऐसी तो बात नहीं है, वाईफाई तो कनेक्ट कर नहीं सकते, कुछ तो कुछ होगा। लेकिन साथियों जाता है पति, वो रात के समय उसके घर पे जाता है, वो होता है साथियों द्विस्थानीय प्रेम। अब मेरे थोड़ा सा कंफ्यूज चल गया था, वो थोड़ा सा मैंने इससे जोड़ दिया था ना, मातृस्थानीय दोनों के घर पे रहना शुरू कर दिया। लेकिन जो द्विस्थानीय परिवार होते हैं वो दोनों जगह ही नहीं रहते हैं, यानी न तो पत्नी के घर पे पति रहता है और न पति के घर पे पत्नी रहती है। वो अपने अपने घरे रहते हैं, दिन में तो आते जाते नहीं है, यानी दिन में तो वो उसके आते हैं, लेकिन रात के समय जो पति है वो पत्नी के घर में जाता है। ये ध्यान रखना कि रात के समय किसको जाता है, रात के समय पति होता है वो पत्नी के यहाँ घर पे जाता है। अब आप इस चीज से और बताने का, उसे डिफाइन करने की मुझे इतनी आवश्यकता नहीं है, इतने आप भोले नहीं, समझ गए होंगे। आपकी मनोस्थिति बहुत अच्छी है, समझने की शक्ति आप में बहुत अच्छी है, और आप इस चीज़ को आसानी से समझ गए होंगे कि कितने परिवार क्या क्या होते हैं। तो ये साथियों परिवारों के बारे में हमने पढ़ा कि जो निवास के आधार पर परिवारों का वर्गीकरण किया था, 7 वर्गीकरण भागों में हमने क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें पितृस्थानीय परिवार हमने जाना कि पति के पिता के घर पे पत्नी रहती है, मातृस्थानीय परिवार माता के पिता के घर पे पति रहता है, घंधवाई बन के रहता है, वो बता सकते हो। नवस्थानीय मतलब नया स्थान होता है, उस पर लोग रहते हैं। मातृ पिता दोनों के मतलब माता के घर पे पिता के घर पे रहते हैं, कुछ दिन माता के कुछ दिन पिता के मतलब पत्नी के घर पे रहते हैं। और तीसरा आता है मातुल यानी मामा के साथ परिवार के साथ रहते हैं। संदिग्ध उसका कोई ठिकाना ही नहीं होता, जो भाग करके शादी करते हैं, लव मैरिज के अंदर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप भी इस चीज से दूर रहना साथियों, ऐसी समस्या का सामना आपको कभी नहीं करना पड़े, खुदा खास्ता इस चीज से आपको बचाए रखे। और ऐसी परिस्थितियां आप में आ रही हैं तो इसको आप जरा गौर फरमाना। दूसरी आती है द्विस्थानीय परिवार। तो ये साथियों ये बड़ा अच्छा मैटर है मेरे हिसाब से, तो ये मैटर बहुत, ये जो परिवार की जो वर्गीकरण है ये सबसे अच्छा है द्विस्थानीय परिवार। देखो उसमें कुछ भी नहीं है, अपने अपने घर पे रहो और जरूरत के अनुसार अपना अपना जो भूमिका है जो निभाते रहो। तो ये मेरे हिसाब से सही है। लेकिन वैसे ना परिवार हो जाने के बाद साथियों ऐसा नहीं होता है कि बच्चे पैदा हो जाने के बाद शायद मुझे इस परिवार में ज्यादा, लेकिन साथियों ये भारत के अंदर कहाँ देखने को मिलता है ये मैं आपको बताना भूल गया था। भारत के अंदर ये लक्षद्वीप है ना, भारत के अंदर एक लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है, वहां पे लक्षद्वीप पर और जो केरल के कुछ भाग हैं साथियों, मालाबार तट के पास केरल के कुछ भागों पर, कुछ यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ देखो, यहाँ लिख लो इसको, यहाँ लिख लो इसको, यहाँ लिख दो। ये जो द्विस्थानीय परिवार है ये साथियों लक्षद्वीप और केरल के कुछ भागों में अशांति जनजाति पाई जाती है साथियों। अशांति जनजाति बोलते हैं उसको, नाम ये सा है, जैसा काम वैसा नाम। देखो अशांति जनजाति है वो उस जनजाति के जो लोग आते हैं जो लक्षद्वीप और केरल के कुछ भागों में पाई जाती है। उन जनजातियों में जो द्विस्थानीय परिवारों की प्रथा है जो आज भी प्रचलित है, यानी उसमें जो पति है जो पत्नी के घर पे नहीं जाता और पत्नी है जो पति के घर पे नहीं आता, लेकिन जाते हैं वो कौन सा समय होता है, वो रात का समय होता है साथियों। ऐसा थोड़ी अब आप रात के समय जाते हैं भाई, ये आप समझ गए होंगे। तो आप इस चीज से अच्छी तरीके से मुझे इस बात से पता चल गया कि भाई परिवार का वर्गीकरण आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब अपन है जो आगे की ओर पढ़ते हैं, अगला वर्गीकरण पढ़ेंगे साथियों। अगला वर्गीकरण है जो अपन पढ़ने वाले हैं, अगला वर्गीकरण है वो पढ़ेंगे। अगला वर्गीकरण है साथियों विवाह के आधार पे। किस पे करेंगे, विवाह के आधार पे। विवाह के आधार पर परिवार का वर्गीकरण, विवाह के आधार पे परिवार का वर्गीकरण। अब विवाह के आधार पे परिवार का वर्गीकरण अपन करने वाले हैं। तो साथियों विवाह के आधार पे परिवार का जो वर्गीकरण है वो 2 भागों में किया जाता है।
दो भागों में किया जाता है। वो दो भाग कौन कौन से वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो होता है साथियों एकल विवाह, विवाही परिवार, एकल विवाही परिवार, और एक होता है साथियों बहु विवाही परिवार। एक तो होता है एकल विवाही परिवार, एक होता है बहु विवाही परिवार। अब आपको समझना है कि भाई एकल विवाही परिवार क्या होते हैं। साथियों एकल परिवार, एकल विवाही परिवार है, सीधी सी बात है, मैं आप पर भी मारवाड़ी देसी प्रकार थाने समझाना चाहूँ तो भाई बात है कि जिनको एक तो पति होगो किसी पत्नी को, और एक ही बिम की वह पत्नी और एक ही पति हो, है ना, वो है एकल विवाह। यानी किसी पत्नी का एक तो संवैधानिक बोल सकते हो आप, आधिकारिक बोल सकते हो, वो पति होता है, और किसी पत्नी की किसी पति का एक ही पत्नी होती है, चाहे वो आप बोल सकते हो उसको संवैधानिक हो चाहे आधिकारिक हो, कुछ भी मानो, एक ही पति एक ही पत्नी जिस परिवार में रहते हैं वो होता है, एक पति होता है एक पत्नी होती है, वो जिस परिवार में रहते हैं वो होता है एकल परिवार, एकल विवाही परिवार। एकल विवाही परिवार का अगर चिन्ह पूछे साथियों, मैंने भाग नंबर 1 में आपको चिन्ह भी बताए हैं, वो जरा ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो एकल विवाह का जो चिन्ह होता है, ये तो देखो हमने पुरुष का प्रतीक बताया था मैंने, तो ये तो पुरुष हो गया, ये विवाह का प्रतीक है, और ये वृत्त है वो जो स्त्री का प्रतीक है। तो ये क्या एकल विवाह का प्रतीक है। अब बहु विवाह पढ़ते हैं, एकल विवाह तो हमने पढ़ लिया, अब बहु विवाह क्या होता है इसके बारे में जानना शुरू करते हैं। बहु विवाह क्या होता है साथियों, बहु विवाह परिवार क्या होता है। इस परिवार में एक समय में एक पति यानी एक पुरुष है जो अनेक पत्नियों से विवाह करता है, और एक समय में एक पत्नी होती है, एक महिला होती है, वो अनेक पतियों से अनेक पुरुषों से विवाह की रस्म अदा करते हैं। तो साथियों ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो उसमें होता है बोल सकते हो उसको बहु, जिसको आप बोल सकते हो बहु पत्नी परिवार, बहु पत्नी विवाही परिवार, विवाही परिवार इसको आप बोल सकते हो। दूसरा आप बोल सकते हो बहु पतिक विवाही परिवार, विवाही परिवार। समझ गए होंगे साथियों कौन सी बातें कर रहा हूं मैं। एक तो होता है बहुपत्नी विवाही परिवार, एक होता है बहुपतिक विवाही परिवार। बहुपत्नी विवाही परिवार ये कौन सा होता है, ये देखो बहुपत्नी विवाहिक परिवार होता है, ये कौन सा होता है। बहुपत्नी विवाह के परिवार में यानी इस परिवार में, ऐसे परिवारों में क्या होता है कि एक पत्नी होती है, एक पुरुष होता है, उसके कई पत्नियां होती हैं, है ना, कई पत्नियां। देखो बड़ी खुशी की बात है वैसे तो, पर ऐसे नहीं है, आप खुश हो रहे होंगे। मेरे साथी ध्यान से देख इस चीज को कि बहुपत्नी परिवार का अर्थ होता है कि एक पुरुष एक समय में एक से अधिक पत्नियों से विवाह करता है, उसे कहते हैं। आजकल भाई साहब एक जो पानो पाटनो है जो जोर हो रहे हैं, तो बोला भी तो बात छोड़, अलग चीजें एक वाली विध मुश्किल लग रही है, ऐसी चीजें याद नहीं हो रही हैं, तो एक चीज भी बहुत, एक वाली भी विध बैठनी मुश्किल हो रही है, तो वह तो भाई बहुत अधिक तो अलग चीज है। लेकिन भारत के अंदर साथियों में बात करूँ ना, तो भारत के अंदर जो ये जो बहुपत्नी विवाह, ये इस पे जो कानून रूप से निषेध है, इसको आप नहीं कर सकते। एक से अधिक पत्नी आप नहीं रख सकते, इतने खुश होने की आवश्यकता नहीं है, आप नहीं रख सकते साहब, आप है इस चीज को फॉलो मत करना कभी, और होगा भी नहीं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन मुस्लिम समुदाय होता है, उसमें एक पुरुष है वो 4 पत्नियां जो रख सकता है, ठीक है। मुस्लिम समाज में क्या कहता है कि एक पुरुष है वो 4 पत्नियां एक साथ है जो रख सकता है। लेकिन आजकल जो हमारे कुछ जो साथी भी हैं, मॉडर्न साथी देख रहे होंगे अब भी इस चीज़ को, तो साथियों मुझे तो लग रहा है कि एक भी बहुत भारी चीज़ पे पड़ती है, बड़ा भारी काम होता है एक के लिए भी। आप समझ गए होंगे कि बहुपत्नी परिवार, एक पत्नी से मतलब एक पति होता है वो बहुत ज्यादा 3-4, पहले राजा महाराजा काम रखा करता है, सीधी सी बात है, वही बात है। तो ये हो गया, ठीक है। और ये जो बहुपत्नी विवाहित परिवार है वो भारत में है जो इसमें कानूनन रूप से अवैध है, एक से अधिक पत्नियां है एक पुरुष नहीं रख सकता,
तो समझ गए होंगे ये तो। अब पढ़ते हैं अपन बहुपतिक परिवार क्या होता है। तो बहुपतिक परिवार क्या होता है, जो बहुपतिक परिवार होता है उसमें क्या होता है साथियों, एक से अधिक पति मतलब रखने की परंपरा होती है। ठीक है, आप समझ गए। एक से अधिक क्या होते हैं इसमें, पति रखने की जो परंपरा होती है, एक से अधिक पति रखने की जो परंपरा होती है वे होता है। ये साथियों जो है ये जो परंपरा है वो भारत के अंदर खस जनजाति और टाडा जनजाति, जो कि नीलगिरी पर्वत है, वो जो कहाँ पे आता है, तमिलनाडु के अंदर आता है, टाडा और एक होती है केरल जनजाति। केरल जनजाति में इसको जो देखने को मिलती है। यानी बहुपतिक विवाह परिवार है जो एक तो खस, टोडा और केरल, ये जो जनजाति है ये यहाँ पे जो बहुपतिक एक से अधिक पति रखने की परंपरा होती है और इसमें एक से अधिक पति रखने की जो मान्यता प्रदान है साथियों, ऐसी प्रथा वहां पे विद्यमान है। खस ये साथियों देहरादून की प्रजाति है, देहरादून की जनजाति है, प्रजाति नहीं, जनजाति, प्रजाति अलग होती है, जनजाति है। टोडा ये साथियों नीलगिरी पर्वत के पास एक जनजाति है जिसे टोडा जनजाति कहा जाता है। ये साथियों जो तमिलनाडु की जनजाति है। केरल के अंदर, मैंने केरल लिख दिया क्या, केरल के अंदर यहाँ पे साथियों नायर जनजाति है, जो कि जिस परिवार में क्या है कि एक से अधिक पति रखने की जो प्रथा विद्यमान है। और एक साथी और भी जगह है जिसको आप बोल सकते हो, यूपी में जगह है जिसका नाम है जोनासार बाबर क्षेत्र, जिसको क्षेत्र है उसमें है जो यूपी के अंदर, वहां पे एक से अधिक पति रखने की, एक महिला रखने की प्रथा आज भी विद्यमान है। और ये बात करें बहुपत्निक विवाह परिवार यानी एक से अधिक पत्नी रखने की परंपरा आज भी अगर देखने को मिले तो भारत में जो नागा जनजाति है वहां पे, और एक और जनजाति है साथियों उसमें बेगा और एक है गोंड जनजाति। ये तीन जनजातियों में बहुपत्नी एक से अधिक पत्नी रखने की परंपरा आज भी है जो विद्यमान में है, जो प्रचलित में देखने को मिलती है। यानी ये बहुपत्नी विवाही परिवार की जो प्रथा है वो नागालैंड की प्रजाति है साथियों। बेगा है एक गोंड जनजाति है जहां पे हमें देखने को मिलती है। तो साथियों आप, मुझे पूरी आशा है कि ये चीजें आप समझ गए होंगे। जो बेगा है ये साथियों छत्तीसगढ़ की जनजाति है, छत्तीसगढ़ की जनजाति है। और गोंड है ये जनजाति है एमपी की, ये आप ध्यान से देख लेना, वहां पे देखने को मिलती है। तो साथियों परिविवाह के आधार पर परिवार का वर्गीकरण किया। एकल विवाही परिवार जिसमें पति और पत्नी अकेले रहते हैं, पति पत्नी एक पति होता है, एक ही पत्नी होती है। वैधानिक रूप से सभी तरीके से एक पति होता है, एक ही पत्नी होता है। यानी हिंदू ऐसे परिवार में क्या है कि एक से मतलब पति है जो एक से अधिक ब्याह नहीं कर सकता, एक पत्नी है जो एक से अधिक, यानी एक पुरुष एक महिला होती है वो एक से अधिक विवाह नहीं कर सकते, एक ही विवाह कर सकते हैं। यानी अगर एक स्थिति में कर सकते हैं, अगर पत्नी का तलाक हो जाए या पति का तलाक हो जाए या फिर उसका जो जीवन साथी है वो मृत्यु हो जाए, उसके आकस्मिक निधन हो जाए, तो वो क्या होता है कि दूसरा विवाह है वो कर सकते हैं, ऐसा है। लेकिन उसके पत्नी जीवित है, उसका पति जीवित है तो दूसरी शादी नहीं कर सकते। भारत में ये चीज पे एकल विवाह है जो भारत में देखने को मिलता है। एक होता है बहु विवाह परिवार, इसमें साथियों बहुत सारी पत्नियां रखने का या बहुत सारे पति रखने की परंपरा या प्रथा विद्यमान होती है। बहुत सारी पत्नियां रखने का जो परिवार होता है, पत्नियां रखने का जो परिवार रहता है, ये मेरे भारत के अंदर नागा और बेगा और ये जो गोंड जनजाति है वहां पे हमें देखने को मिलता है। जो नागा है जो छत्तीसगढ़ की जनजाति है, नागालैंड की जनजाति है, बेगा है जो छत्तीसगढ़ की जनजाति है, और जो गोंड है वो एमपी जनजाति। इन जनजातियों में एक पति के 2, 3, 4, 5 अपने जो हिसाब उसके बेस होता है जितना रखने का, उनके हिसाब से वो पत्नियां रख सकते हैं, उनकी हिम्मत होनी चाहिए जितनी रख सकते हैं। लेकिन साथियों आपकी
आपकी हिम्मत एक भी रखने की हो तो साथियों इसको याद रख लो, तो एक भी आपको मिल सकती है, वरना एक से भी आपको हाथ धोने पड़ सकते हैं। अब दूसरी बात बताता हूँ, बहुपतिक विवाहित परिवार। साथियों बहुपतिक विवाह जिसमें एक से अधिक पति रखने की परंपरा होती है और एक से अधिक पति रखने की प्रथा होती है, जो कि भारत के अंदर खस, टोडा और नायर जाति जनजाति में ये प्रथा देखने को मिलती है। खस जनजाति है देहरादून की और टोडा जनजाति है जो ये टोडा जनजाति कहाँ की देखने को, खस जनजाति देहरादून की हो गई, टोडा और नायर जनजाति है जो कि केरल के, टोडा तमिलनाडु की जो जनजाति है। अब आप समझ गए होंगे कि ये क्या कहाँ पे देखने को मिलता है। एक साथियों जोनासार बाबर क्षेत्र है जिसमें एमपी में ये क्षेत्र आता है। वहां पर क्या है कि एक बहुपतिक विवाह, बहुपतिक मतलब एक से अधिक पति रखने की जो होती है। साथियों ये जो बहुपतिक विवाह होता है ना, ये साथियों दो तरीके से होता है। इसके भी दो प्रकार है साथियों, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है भ्राता बहुपतिक वैवाहिक परिवार। एक साथियों इसमें होता है अभ्राता बहुपतिक वैवाहिक परिवार। अब साथियों ये समझते हैं ये क्या मैटर है। भ्राता बहुपतिक वैवाहिक परिवार का तात्पर्य साथियों कि एक बहुत सारे भाई, एक परिवार के बहुत सारे सभी भाई मिलकर के एक पत्नी से क्या करते हैं, विवाह करते हैं। यानी एक परिवार में सभी भाई 5, 6, 2, 7, 8 जो भी भाई होते हैं वो सभी भाई मिलकर के एक पत्नी को सिलेक्ट करते हैं, एक पत्नी से विवाह करते हैं। उसको कहते हैं भ्राता बहुपतिक वैवाहिक परिवार। महाभारत में भी यह विवाह हमको देखने को मिला होगा। जो आपको पता है महाभारत में द्रौपदी जो कि पांचों पांडवों की पत्नी थी, पांचों पांडवों की पत्नी थी साथियों। तो ये जो विवाह है भ्राता बहुपतिक वैवाहिक परिवार, यानी एक से अधिक भाई मिलकर के एक पत्नी के साथ रहते हैं। यानी एक पत्नी होती है जिनकी सभी भाइयों की एक ही पत्नी होती है। ठीक आया समझ में, आपको आ गया। और भी आप इस चीज को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन आपके मस्तिष्क में कर लेना, बाहर मत रखना। ठीक है, अगली बात आती है अभ्राता बहुपतिक वैवाहिक परिवार। अभ्राता बहुपतिक वैवाहिक परिवार का मतलब है अभ्राता यानी परिवार के भाई एक साथ नहीं करते हैं। भाई के मतलब उसके पति के जो भाई से न करके उसके जो संबंधी होते हैं, है ना, वो विवाह करते हैं। या फिर गांव के पुरुष, मतलब भाइयों को छोड़कर उसके संबंधी या फिर गांव के 5-7 पुरुष मिल जाए, 5-7 पुरुष मिलकर के एक पत्नी स्वीकार कर लेते हैं, उसे अभ्राता बहुपतिक वैवाहिक परिवार कहते हैं। तो ऐसा तो हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आप समझ गए होंगे इस चीज़ से, और आप मेरे से ज़्यादा इस चीज़ की व्याख्या करना जानते हैं। तो साथियों इस चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और ये चीज़ें बहुत ही एक नॉर्मली चीज़ें हैं, जो कई बार क्या है कि ऐसे प्रश्न आ जाने पर हमारे मन से ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं। एग्जाम हॉल में जब बैठे होते हैं तो ऐसे प्रश्नों को हम आसानी से हल नहीं कर पाते हैं। तो इन चीज़ों को एक बार थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना, ताकि एग्जाम में जब प्रश्न आए, एग्जाम हॉल में बैठे हो, तो ऐसी गलती प्रश्न से नहीं करें। और मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्न आप आने वाले समय में आपकी परीक्षा होगी, उसमें आप नहीं गलत करोगे। तो साथियों बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इस चीज़ों से, मैंने आपको बहुत सारे संबंधों के बारे में, विशेषताओं के बारे में, परिवार के अर्थों के बारे में और परिवार की जो परिभाषा है और इन चीज़ों से आप ज़रूर अवेयर हो गए होंगे। और साथियों मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ें बहुत ही आसानी से ये संबंध
पसंद आ रही होंगी और आप इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से। तो साथियों इस बात को मुझे ज़रूर बताना और साथियों कमेंट में टिप्पणी बॉक्स में आप ज़रूर इस चीज़ों को लिखना। और साथियों बहुत ही आसान चीज़ें हैं, इतना चीज़ें नहीं है और समय इस वक्त है जो इशारा कर रहा है कि जो एक सीमाएँ होती हैं, समय की अपनी-अपनी सीमाएँ होती हैं, तो समय हमें इशारा कर रहा है, निरंतर चलता जा रहा है। तो नेक्स्ट दिन में, नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं। विवाह के अभी भी कुछ वर्गीकरण हैं, जो क्लासिफिकेशन वो रहे हैं हम पढ़ने आज है, जो सत्ता के जो आधार पे वर्गीकरण किया परिवार का, और विवाह के आधार पे किया, निवास के आधार पे किया, और साथियों इन चीज़ों पे हमने जो वंश के आधार पे किया, इन 3-4 वर्गीकरणों को हमने पढ़ा है। अभी मैं आपको बताया कि मैंने लगभग आपको 7-8 है जो वर्गीकरण है मैं वो बताने वाला हूँ, और इससे क्वेश्चन शायद ही कोई क्वेश्चन है जो एग्जाम पैटर्न से बाहर आए, है ना। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। आप नोट्स भी तैयार कर लेना, किसी चीज़ को जब भी आप बैठते हो या एग्जाम में या करने बैठते हो तो इसको एक नोट्स के रूप में जो तैयार करना। आप कभी भी इस चीज़ों से आपको कभी हमेशा याद रहेंगे। आप अगर साथ-साथ में नोट्स बनाते हो, वीडियो को है जो रोक-रोक के बीच में, है ना, तो आपको उसको बीच में पॉज़ कर दिया करो और पॉज़ करके आप इसको आराम से जो है जो नोट्स में लिख लिया करो, ताकि आपको ये रिकॉर्ड की हुई बातें आपको हमेशा याद रहे। और साथियों आज आपके दोस्त को दीजिए इजाज़त, और नेक्स्ट भाग नंबर 3 में परिवार की बाकी भी जितनी भी कथित बातें हैं वो बची हुई मैं आपको बता दूंगा। तो आप आज दीजिए आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके सखा, आपका अली को इजाज़त। साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय संविधान।